हेलो स्टूडेंट, मैं रोशन कुमार और हम आज फिर से लेकर आ चुके हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का नेक्स्ट लेक्चर। हमने पहले 3 लेक्चर्स में 16 पैराग्राफ तक यहाँ पे पढ़ लिया था, स्टडी कर चुका था। अब हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 20th पैराग्राफ टू 24, यानी कि आज हम इस चैप्टर का लास्ट तक पढ़ेंगे। देख लीजिए यहाँ पे 20 to 24 हम आज पढ़ने वाले हैं पूरा, और इस चैप्टर को लास्ट कर देंगे और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 20th पैराग्राफ में महात्मा गांधी यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट अलाइव अप टिल नाउ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने 16th पैराग्राफ में पढ़ा था कि हिंदुइज्म के बारे में थोड़ा सा, तो वही बात को लेकर यहाँ पे 20th पैराग्राफ में बोलते हैं कि आफ्टर ऑल, यानी कि इस सभी के साथ, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, यानी कि हिंदुइज्म में कुछ तो है जो अभी तक लाइव है, यानी कि टिल नाउ, अभी तक लाइव है, यानी कि अभी तक वो बरकरार है। ठीक, इट हैज विटनेस्ड, यानी कि ये सबूत है, ठीक है ना, ये सबूत है द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, साइरियन, पर्सियन एंड इजिप्शियन। यहां पे देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। बेबीलोनियन क्या है? तो बेबीलोनियन एक सभ्यता का नाम है, ठीक है। साइरियन क्या है? सीरियन बोल सकते हैं इसको। तो सीरियन क्या है? तो सीरियन एक सभ्यता का नाम है। इजिप्शियन क्या है? तो इजिप्शियन एक सभ्यता का नाम है। पर्सियन क्या है? तो पर्सियन एक सभ्यता का नाम है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि इट हैज विटनेस्ड, ये हमारे पास सबूत है, गवाह है ऐसा कि बेबीलोनियन जो है ना, और सीरियन, पर्सियन, या फिर हम बात करें इजिप्शियन का सिविलाइजेशंस, जो भी ऐसे सभ्यता है, कास्ट अ टुक अराउंड यू, ठीक है, सॉरी, कास्ट अ लुक अराउंड यू, यानी कि अपने चारों तरफ देखो, ठीक है, अपने आसपास में देखो, क्या ये बेबीलोनियन जो हो गया सभ्यता, पर्शियन सभ्यता हो गया, इजिप्शियन सभ्यता हो गया, सीरियन सभ्यता हो गया, क्या कहीं पे दिखाई देता है? कहीं पे दिखाई देगा? कहीं पता करके देखे नहीं मिलेगा ये चीज, ठीक ना। ये सभ्यता कहीं पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आज ये सभ्यता विलुप्त हो गया है, एक खत्म हो गया, समाप्त हो गया है। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीक, आखिर रोम कहाँ है? अभी है रोम सभ्यता कोई है अभी? ग्रीक सभ्यता कहाँ गया आखिरकार? कैन यू फाइंड टुडे, क्या तुम आज उसे ढूंढ सकते हो? क्या तुम उसे खोज सकते हो आज? ठीक है। एनीवेयर द इटली ऑफ गिबॉन, क्या इटली के जो गिबॉन है, गिबॉन सभ्यता का ही नाम है, क्या उसे आप ढूंढ सकते हैं कहीं पे? तो नहीं ढूंढ सकते हैं। और रैदर द एंशिएंट रोम, फॉर रोम वाज इटली, और जो आज इटली है वही पहले जो रोम था, तो क्या रोम सभ्यता को आप खोज सकते हैं, पता कर सकते हैं? कहीं पे मिलेगा आपको? तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे जो सभ्यता हैं ये आज विलुप्त हो चुके हैं, एक खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में महात्मा गांधी बस इतना ही बात करते हैं कि हिंदुइज्म जो है ना, हिंदुइज्म अभी तक एलाइव है, अभी तक है, ठीक है। लेकिन यही अगर हम गिबॉन का बात करते हैं, ठीक है, इटली का गिबॉन का बात करें, ठीक है, इजिप्शियन का बात करें, और पर्शियन का बात कर ले, सीरियन का बात करें, तो ये सारे सभ्यता क्या है? ये सारे सभ्यता समाप्त हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट 18 पैराग्राफ में बोलते हैं, गो टू ग्रीक वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। अगर आप ग्रीक में जाते भी हैं, ग्रीक जगह में पे अगर जाते हैं, तो वहां का एटिक सिविलाइजेशन जो था, बहुत ही दार्शनिक सिविलाइजेशन सभ्यता था, ठीक है, जिसे हमेशा लोग देखना चाहते थे, बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस, ठीक ना, विश्व प्रसिद्ध जो था, वो आपको ग्रीक जाने पे नहीं मिलेगा, ठीक है। आप उसको देख सकते हैं, क्या कहाँ गया वो आखिर, ठीक है। एटिक सिविलाइजेशन जो था ग्रीक का, वो है आज? तो नहीं है, आज खत्म हो गया वो। देन कमिंग टू इंडिया, अब हम यहाँ पे इंडिया पे आते हैं, इंडिया का बात करते हैं कि इंडिया पे क्या है, ठीक है। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड। अब यहाँ पे बात करते हैं इंडिया के बारे में कि अगर इंडियन सिविलाइजेशन का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इंडियन सिविलाइजेशन का ना हमारे पास बहुत सारे प्रूफ है,
हमारे पास बहुत सारे प्रूफ है, सबूत है, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन अभी तक एग्जिस्ट करता है उसके बारे में बताता है। अब यहाँ पे प्रूफ के तौर पे क्या बोलते हैं, एंशियंट रिकॉर्ड्स, एंशियंट रिकॉर्ड्स, एंशियंट यानी कि प्राचीन जो भी दस्तावेज है, रिकॉर्ड्स हैं, उसको जाकर देखो, ठीक है, उसको जाकर पता करो, आप देखेंगे, देन लुक अराउंड, और उसके बाद आप देखिए, यू वुड बी कंस्ट्रेंट टू से, ठीक है, यानी कि आप उसे देखने के बाद मजबूर हो जाएंगे, कंस्ट्रेंड हो जाएंगे टू से, ये कहने के लिए कि यस आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग, यानी कि जो पहले प्राचीन में जो इंडिया था ना, प्राचीन सभ्यता में जो इंडिया का जो भी जैसे सिस्टम चलता था, जैसे सभ्यता चलता था, परंपरा था, कल्चर था, वैसे अभी भी इंडिया में वही कल्चर्स, वही सभ्यता एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे महात्मा गांधी सबूत के तौर पे क्या देखते हैं, एंशियंट रिकॉर्ड्स, जिसे देखने के बाद आप भी मजबूर हो जाएंगे ये कहने के लिए कि हाँ, इंडियन सिविलाइजेशन जो है अभी भी एग्जिस्ट करता है एंशियंट सिविलाइजेशन की तरह, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, ठीक है, आगे बोलते हैं ट्रू, ठीक है, ट्रू देयर वेयर डंग हिप्स टू हेयर एंड देयर, ठीक है। डंग हिप्स कहने का मतलब, डंग हिप्स कहने का मतलब होता है जैसे कचरा बोल सकते हैं, या फिर हम गोबर बोल सकते हैं, ठीक है, गोबर जिसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि सही है, इंडिया के बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि इंडिया जो है ना, इंडिया में जहां तहां, ठीक ना, हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर कहने का मतलब यहां वहां, यहां वहां, यहां वहां, ठीक है, यहां वहां क्या मिलेगा इंडिया में, तो कचरा मिलेंगे बहुत सारे, एकदम गोबर मिल सकता है, जैसे जमीन पे जैसे ही देखिएगा तो इधर उधर पड़ा हुआ मिलेगा, आपको यही दिखाई देगा। बट देयर आर रिच टीजर्स, ठीक है, टीजर्स कहने का मतलब होता है खजाना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा खजाना है, ठीक है। आपको देखने में लगेगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ वहां क्या फैला हुआ है, कचरा फैला हुआ है, ठीक है, डंग हिप्स फैले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत रिच ट्रेजर्स हैं, ब्यूरिड अंडर देम, उसी के अंदर क्या है, खजाना पड़ा हुआ है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि भारत को अगर ऊपर से आप देखते हैं तो आपको एकदम कचरा लगेगा, ठीक है, यहाँ का कल्चर जो है वो बेकार लगेगा, एकदम बहुत बेकार लगेगा, लेकिन आप अगर उसके अंदर झांकेंगे, उसके अंदर और करीब से अगर उसको देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे खजाना दिखेंगे जो कि एक्चुअल में भारत में हैं, ठीक है, भारत के सभ्यता में जो है। एंड द रीजन व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द एंड, अब देखिए यहां पे समझिएगा, और यही रीजन है कि इंडिया जो है ना, इंडिया अभी तक उसी सिविलाइजेशन को, प्राचीनतम जो सभ्यता था, एंशिएंट सिविलाइजेशन, उसको बरकरार रखने में यहाँ पे बरकरार रखे हुए अभी तक, वो इसी वजह से, क्योंकि इंडिया लगता भले ही कचरा के जैसे है, लेकिन इसमें, इसके अंदर आप करीब से जब देखेंगे तो बहुत यहाँ पे खजाना छिपा हुआ है। इंडियन सिविलाइजेशन जो है बहुत रिच है, ठीक है, बहुत अमीर है, बहुत अच्छा है। अब देखिए आगे, एंड which Hinduism set before it was not development along material but a spiritual lines, और यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन को अभी तक एग्जिस्ट करने का ये भी कारण है क्योंकि यहाँ पे जो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म ने जो यहाँ के जो डेवलपमेंट पे जो काम किया है वो मटेरियल के रूप में काम नहीं किया, मटेरियल के रूप में, भौतिकवाद के रूप में काम नहीं किया है, बल्कि स्पिरिचुअल लाइंस के रूप में एक लाइंस खींच दिए, एक रेस्ट्रिक्शन के साथ काम किया गया है यहाँ पे, ताकि ज्यादा लोग भौतिकवाद में, ठीक है, वस्तुओं में, मोह माया में ना पड़ जाएं और यहाँ का सभ्यता खराब ना हो, सभ्यता को अपना भूल नहीं जाए। इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल लाइन तय किए गए हैं, जिसके आधार पर हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो अभी तक एग्जिस्ट करता है, जैसा कि एंशिएंट सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट करता था, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए 20th पैराग्राफ में बोलते हैं, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे,
यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारा जो सभ्यता है, आवर सिविलाइजेशन, हमारा जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है, यानी कि हमारा जो संस्कृति है, हमारा स्वराज जिसको बोल सकते हैं, वो डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, यानी कि हमारा जो कल्चर है ना, हमारा जो सभ्यता है, हमारा जो स्वराज है, वो हमारे वांट्स को मल्टीप्लाइंग पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है, हमारे इच्छाओं के मल्टीप्लिसिटी पे, ठीक है, गुणात्मक पे यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं रहता है। सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनायल, बल्कि हमारे जो कल्चर है, हमारे सभ्यता जो है ना, वो बल्कि रेस्ट्रिक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, सेल्फ रेस्ट्रिक्शन बोल सकते हैं जिसपे, सेल्फ डिनायल पे, यानी कि खुद से हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं, एक लिमिट में रहते हैं, एक सीमित एक लाइन के साथ, एक स्पिरिचुअल लाइन के साथ रहते हैं, जो कि हमारे सिविलाइजेशन को और रिच बनाता है और अच्छा बनाता है यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए यूरोपियन सिविलाइजेशन, ध्यान दीजिएगा इधर, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, नो डाउट, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है कि सूटेड फॉर यूरोपियंस, क्यों, ताकि उनके लिए सूट करे, अच्छा रहे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है ना, वो यूरोपियंस के लिए, वहां के लोगों के लिए सूट नहीं करेगा, वो सूट करेगा, बेशक सूट करेगा, बट इट विल मीन्स र्यून फॉर इंडिया। अब ध्यान दीजिएगा, बट ये इंडिया के लिए क्या है, तो इंडिया के लिए र्यून, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, र्यून का मतलब होता है बर्बादी, र्यून का मतलब बर्बादी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो र्यून फॉर इंडिया इफ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इफ इंडिया वेयर टू कॉपी इट, इंडिवेयर कहने का मतलब प्रयास करना होता है, ठीक है, प्रयास करना, अगर प्रयास करना चाहें इसको कॉपी करने का, उसी तरह से अपनाने का अगर प्रयास करें, तो ये क्या होगा, हमारे लिए र्यून होगा, ठीक है, र्यून फॉर इंडिया, यानी कि हमारे लिए क्या होगा, बर्बादी की तरह होगा, हमारे लिए क्षति होगा, हमारे इंडियन सिविलाइजेशन को, अगर हम इसको कॉपी करना चाहें, उसी की तरह अपनाना चाहें तो। नो डाउट यूरोपियंस के लिए वो सही है, ठीक है, यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है उनके लिए सही है, वहां पे एक सूट करता है, ठीक है, वहां के लिए सही है, बट इंडिया के लिए अगर बात करें तो इंडिया के लिए सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में अगर हम उसको अपनाना चाहेंगे, उसी को अप्लाई करना चाहेंगे, तो इंडिया क्या होगा, इंडिया बर्बादी के रास्ते पे चले जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने मीनिंग लिख दिया है, इंडिवेयर कहने का मतलब प्रयास करना, ठीक है, इंडिवेयर कहने का मतलब प्रयास करना। आगे देखिए, दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट एडॉप्ट एंड एसिमिलेट व्हाट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पहले समझिएगा, दिस इज नॉट टू से दैट, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि मे नॉट एडॉप्ट, हम लोग अपना नहीं सकते हैं, ठीक है, हम लोग अपना नहीं सकते हैं, एसिमिलेट नहीं कर सकते हैं, एसिमिलेट करने का मतलब आत्मसात करना, अपनाना ही जैसे को बोल सकते हैं, अपना नहीं सकते हैं, व्हाट एवर मे बी गुड, अगर कोई अच्छी चीज हो तो, यानी कि यहाँ पे महात्मा गांधी बहुत अच्छे तरह से बता रहे हैं कि हम चाहें तो इसको एडॉप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छा चीज हो तो, ठीक है, यानी कि यूरोपियन सिविलाइजेशन में अगर हमें कुछ अच्छा दिखता है तो हम उसको अपना सकते हैं, ठीक है, हम उसको अपना सकते हैं, लेकिन उसकी बुराइयों को नहीं अपना सकते, उसमें जो भी वैसी चीजें हो जो हमें नुकसानदायक, हमारे लिए नुकसानदायक हो, हम उसे अपनाना नहीं चाहेंगे कभी भी। एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस, यानी कि हम उसे अपना सकते हैं, हम उसमें कैपेबल होंगे, जो कि अच्छी चीजें होंगे तो उसको हम अपनाना चाहेंगे, अडॉप्ट करना चाहेंगे। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन्स दैट इवन द, ध्यान दीजिएगा, दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट with whatever evil might have crept into it। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, as it does not also mean, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि यूरोपियंस सही ही हैं,
ठीक है, यानी कि यूरोपियंस को कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। यूरोपियंस को भी क्या करना चाहिए, इवन द यूरोपियंस, ठीक है, यूरोपियंस को भी विल नोट हैव टू पार्ट विथ व्हाट एवर एविल माइट। एविल माइट कहने का मतलब कि जो भी बुराइयां हैं उसमें, ठीक है, यानी कि ए बोल सकते हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन में जो भी बुराइयां हैं, ठीक है, जो भी अच्छी चीजें नहीं है, उसको ऐसा भी नहीं है कि उसको छोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ट्रिप्ट इनटू कहने का मतलब प्रवेश करने का, धीरे धीरे प्रवेश करना जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, धीरे धीरे प्रवेश कर जाना, यानी कि हम बोल सकते हैं बुराइयों से अलग प्रवेश करने का यहाँ पे बात कर रहे हैं। यानी कि यूरोपियंस को भी ऐसा करना चाहिए कि बुराइयों को छोड़ देना चाहिए, ठीक है, जो जो बुराइयां उनमें है उनको हटाकर अपने अच्छाइयों को अपनाना चाहिए, ठीक है। जैसा कि हम अपने बात किए इंडियन सिविलाइजेशन में हम अडॉप्ट तो नहीं कर सकते, पूरी तरह से नहीं अपना सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो अच्छाइयां हैं, जो अच्छी चीजें हैं, उसको हम अपनाना चाहेंगे। उसी तरह से जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन को भी कुछ कुछ उनमें जो बुराइयां हैं उसको छोड़ना चाहिए और उसके अलावे अच्छे चीजों पे काम करना चाहिए। अब आगे देखिएगा, जो नेक्स्ट पैराग्राफ 22 पैराग्राफ में यहाँ पे बोलते हैं, द इंसिसेंट, ध्यान दीजिएगा, द इंसिसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स and their multiplication is such an evil and make bold to say। यहां पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। इंसिसेंट कहने का मतलब होता है लगातार, ठीक है, लगातार, यानी कि अगर हम बात करें लगातार सर्च का, खोजने का बात करें, मटेरियल कंफर्ट यानी कि भौतिक सुख का अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम ध्यान दीजिएगा यहां पे ध्यान दीजिएगा, लगातार यानी कि इंसिसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट यानी कि भौतिक सुख का अगर हम बात करें, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन यानी कि उसके और गुणात्मक का बात करें, और ज्यादा मल्टीप्लिकेशन यानी कि और भी ज्यादा सुख का अगर हम बात करें, इज सच एन एविल एंड, ध्यान दीजिएगा, एविल कहने का मतलब बुरा बोल सकते हैं जिसको, बुराई जिसको बोल सकते हैं, एंड मेक बोल्ड टू से, हमें बोलने के लिए प्रेरित कर देगा, दैट द यूरोपियंस themselves will have to remodel their outlook। ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ बात कर रहे हैं कि यूरोपियंस का जो है ना, यूरोपियन सिविलाइजेशन में जो मटेरियल कंफर्ट का बात होता है, उसके मल्टीप्लिकेशन का बात होता है, अगर उसको हम देखें ना तो वो बहुत बड़ा उनमें बुराई है, और उसको देखते हुए हम ये कहना चाहेंगे, हमें ये कहना पड़ेगा कि उनके सिविलाइजेशन जो है उनको रीमॉडल करना चाहिए, यानी कि फिर से निर्माण करना चाहिए। रीमॉडल करना कहने का मतलब कि फिर से निर्माण करना, यानी कि अपने सिविलाइजेशन को फिर से स्टार्ट करना चाहिए एक नए तरीके से, और उसमें अपने बुराइयों को हटा देना चाहिए और अच्छी चीजों को अपनाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे यही कहने का प्रयास किया जा रहा है। इफ दे आर नोट टू पेरिस, ध्यान दीजिएगा, इफ दे आर नोट टू पेरिस अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स, यानी कि अगर वो इस कंफर्ट से यानी कि इस सुख से अगर निकलने का प्रयास नहीं करेंगे ना, टू which they are becoming slaves, अगर इससे निकलने का प्रयास अगर नहीं करते हैं तो क्या हो जाएंगे, स्लेव्स हो जाएंगे। स्लेव्स कहने का मतलब गुलाम, ठीक है, स्लेव्स कहने का मतलब गुलाम, यानी कि वो भौतिक चीजों का, ठीक है, वस्तुओं का गुलाम हो जाएंगे। जैसे आप समझिएगा, यहाँ पे आप पहले का अगर बात करें तो पहले जो लोग थे वो कई किलोमीटर तक पैदल चल जाते थे, ठीक है, कई किलोमीटर तक पैदल रास्ता तय करते थे, लेकिन आज क्या हो चुका है, आज वस्तुओं का इस्तेमाल करते करते हम ऐसे हो चुके हैं कि 2 किलोमीटर भी अगर जाना हो तो हम बिना बाइक के, बिना कोई भी गाड़ी के हम नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यानी कि हम गाड़ी के जो भी वस्तु से हम जा रहे हैं, जिससे हम यात्रा कर रहे हैं,
उसके क्या हो चुके हैं, हम उसके आदी हो चुके हैं, उसके गुलाम हो चुके हैं, ठीक है। तो यहीं पे ये कहने का कोशिश कर रहे हैं महात्मा गांधी, अगर उन्होंने इससे निकलने का प्रयास अगर नहीं किया, सुख सुविधा से अगर छोड़ने का प्रयास नहीं किया, तो क्या हो जाएंगे, स्लेव्स हो जाएंगे, ठीक है, स्लेव्स हो जाएंगे, यानी कि उनके गुलाम हो जाएंगे। आगे देखिएगा, इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हो सकता है कि मेरा ये जो पढ़ा हुआ जो है ना, जो भी हम इस सब चीज बातें कर रहे हैं, वो हो सकता है कि गलत भी हो, ठीक है, हो सकता है क्या हो, गलत हो, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कोट सर्टेन डेथ। ध्यान दीजिएगा, बट इंडिया के लिए इतना जरूर एकदम श्योर है महात्मा गांधी, इंडिया के लिए कहना चाहते हैं कि इंडिया को रन करने के लिए, इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए गोल्डन फ्लीस इज टू कोट सर्टेन डेथ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए क्या होगा, इन सब को छोड़ना होगा, इन सब चीजों को, जैसे मटेरियल कंफर्ट हो गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट्स हो गया, इन सब पे काम नहीं करना चाहिए। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को तो बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, उनके अच्छे चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके बुराइयों को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Let us engrave on our hearts the motto of a western philosopher। ठीक है, हमें यहाँ पे बताते हैं कि जो एक वेस्टर्न फिलोसफर का कहा हुआ एक कथन है, एक मोटो है, जिसपे हमको बरकरार रहना चाहिए, जो कि क्या है, प्लेन लिविंग एंड, देखिए, प्लेन लिविंग एंड गुड थिंकिंग, प्लेन लिविंग एंड गुड थिंकिंग, जिसको अगर हिंदी में अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं सदा जीवन उच्च विचार। ठीक है, सदा जीवन उच्च विचार कहने का मतलब है कि आप भले ही सिंपल हो, ठीक है, आप भले ही सिंपल हो, लेकिन आपका जो थिंकिंग लेवल जो है ना, वो बहुत आगे का होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो इंडियन सिविलाइजेशन जो है, वो यही बात पे डिपेंड करता है कि हमें सिंपल जीवन जीना चाहिए एकदम। ठीक है, ज्यादा भौतिकवाद का वांट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, इच्छा नहीं होना चाहिए, वस्तुओं का सुख नहीं लेना चाहिए, ठीक है, बल्कि हमें थिंकिंग लेवल बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हो सके हम अच्छा ग्रोथ करें, ठीक है, और सिंपल जी सकते हैं आराम से। तो वही मोटो का यहाँ पे बात करते हैं कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सदा जीवन उच्च विचार। टुडे इट इज certain that the millions cannot have high living and with a few, ठीक है, with a few। और यहां बात करते हैं कि बहुत सारे मिलियंस लोग हैं, लाखों में ऐसे लोग हैं जिसके पास हाई लिविंग नहीं है। ठीक है, हाई लिविंग नहीं है, मतलब कि ज्यादा उच्च जीवन, उच्च तरीके से कहने का मतलब कि बहुत अमीर या फिर बहुत अच्छे से वस्तुओं का सुख प्राप्त नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं है, जिनमें से हम भी कुछ हैं। who profess to do the thinking for the masses run the risk in a vain search after high living of missing high thinking। उनमें से कुछ हम भी हैं जो कि क्या करते हैं कि रिस्क में अपने जीवन को डाल देते हैं। किस वजह से? तो हाई लिविंग के लिए। ठीक है, मतलब कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, वस्तुओं के सुख प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को भी रिस्क में डाल देते हैं। बल्कि हमें क्या करना चाहिए? हमें हाई थिंकिंग करना चाहिए, और हम हाई थिंकिंग को क्या कर सकते हैं? मिस कर देते हैं, खो देते हैं। ठीक है, यानी कि हम हाई थिंकिंग के बदले किस पे निर्भर हो जाते हैं? हाई लिविंग पे, जो कि उल्टा होना चाहिए। होना चाहिए हमें क्या? सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ध्यान दीजिएगा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अब आगे देखिएगा, जो 23 पैराग्राफ है, यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, यानी कि सिविलाइजेशन का अगर हम रियल मतलब जानना चाहें, ठीक है, सिविलाइजेशन का अगर हम असली मतलब जानना चाहें, वास्तविक मतलब जानना चाहें, तो क्या होगा? कंसिस्ट नोट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स।
ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हमें क्या है कि हम अगर सिविलाइजेशन का रियल मतलब अगर जानना चाहें तो वो क्या होता है कि वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट्स नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है डेलिब्रेट एंड वॉलेंट्री, यानी कि रोकने का जिसको प्रयास कर सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं ऐसा कि सीमित मात्रा में, ठीक है, सीमित मात्रा में, लिमिट्स में कोई भी चीज को करना, यानी कि रेस्ट्रिक्ट करना वांट्स को, इच्छाओं को अपना, वही सिविलाइजेशन का असली मतलब होता है। यानी कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो अपने इच्छाओं पे रेस्ट्रिक्शन लगाना, विरोध करना, यानी कि हमारा इच्छा कुछ भी करने का हो, क्या हम कर लेंगे, तो नहीं, अपने इच्छाओं पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि उसको आराम से उसको रोकने का प्रयास करना है। हर चीज का इच्छा होना जरूरी, हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं है, ठीक है, पहले अपने जरूरत को पूरा किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, दिस दिस एलोन इंक्रीज एंड प्रमोट्स कंटेटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी टू सर्विस। ध्यान दीजिएगा, और ये जो एक सोच है ना कि हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट्स पे नहीं जाना चाहिए, बल्कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स पे जाना चाहिए, अपने इच्छाओं को रोकना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमें इंक्रीज मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, प्रमोट्स यानी कि बढ़ावा मिलेगा हमें, कंटेटमेंट यानी कि संतोष जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, संतोष यानी कि संतुष्ट होना जिसको हम बोल सकते हैं, हमें संतोष की प्राप्ति होगा, हमें रियल हैप्पीनेस मिलेगा, रियल खुशी मिलेगा, असली खुशी मिलेगा, एंड कैपेसिटी टू सर्वाइव, और हमें जीने का क्या होगा, कैपेसिटी होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एक मतलब से, और वो क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। अब आगे देखिएगा, देखिए लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पे महात्मा गांधी बोलते हैं, लास्ट पैराग्राफ में, A certain degree of physical harmony and comfort is necessary। ध्यान दीजिएगा, बोलते हैं कि अगर हम बात करें फिजिकल हार्मनी यानी कि जो शारीरिक सुख जो है, ठीक है, शारीरिक सुख या फिर शारीरिक कंफर्ट का अगर बात करें, यानी कि शरीर का अगर सुख प्राप्त करने का बात करें, कंफर्ट का मतलब कि कुछ अच्छा आराम का बात करें, तो वो हाँ जरूरी तो है, ठीक है, ध्यान दीजिए, वो क्या है, नेसेसरी यानी कि आवश्यक है, बट एवं अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें किसी अपने शरीर के बारे में, कि शरीर को आराम करने का भी जरूरत है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम ज्यादा काम पे ध्यान दें, ठीक है, ज्यादा कंफर्ट नहीं ले, ठीक है, ज्यादा आराम नहीं करे, तो हमारा शरीर जो है वो धीरे धीरे हमें काम करना बंद कर देगा, ठीक है, इसलिए हमें आराम करने का भी जरूरत है, लेकिन वो भी क्या, एक लिमिट में, ठीक है, एक सर्टेन टाइम तक, और वो अगर ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए हिंड्रेंस हो जाएगा, यानी कि हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ हेल्प, क्योंकि हम आराम किसके लिए करना चाहते हैं, ताकि हमारे शरीर को मदद मिले, ठीक है, ताकि वो और काम कर सके, और अच्छे से काम कर सके उसके लिए। लेकिन अगर ज्यादा काम अगर करेंगे ना, ज्यादा आराम कर लिए आप, तो फिर आपका शरीर जो होगा काम करने के लायक नहीं रह पाएगा। Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare। ध्यान दीजिएगा, और इसीलिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हम बात करें अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स का, मतलब बहुत सारी इच्छाओं का अगर बात करें, तो वो क्या होता है, और वो सेटिस्फाइंग देम सीम्स, ध्यान दीजिएगा, अगर हम अनलिमिटेड इच्छाओं का बात करें और उसको हम सेटिस्फाई करने का कोशिश करें, उसको संतुष्ट करने का बात करें, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि आपके पास जो भी इच्छा हो उसको अगर हम पूरा ही करना चाहें, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, ध्यान दीजिए, हमारे लिए डिल्यूजन एंड अस्नेयर हो जाएगा, हमारे लिए डर का भाव बन जाएगा, हमारे लिए डर का बात बन जाएगा ये, कि हम हर इच्छाओं को पूरा तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है,
हर चीज़ों पे, हर इच्छा को हम संतुष्ट नहीं कर सकते। हमारे दिमाग में ना, हमारा जो माइंड है वो बहुत सारे इच्छाओं इच्छा करता है, ठीक है, बहुत सारा वांट्स करेगा। लेकिन क्या हर इच्छा को हम पूरा करते रहेंगे? तो नहीं। उससे अगर हम इच्छा को पूरा करना चाहें तो हमारे अंदर का और डर बैठ जाएगा कि हमें बहुत सारी इच्छाओं को पूरा करना है, ठीक है। द satisfaction the satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self, must meet at a certain point or dead a stop। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो संतुष्टि का अगर बात करें, सेटिस्फेक्शन का अगर बात करें, तो वो एक फिजिकल नीड है। क्या है? फिजिकल नीड है, हमारा शारीरिक आवश्यकता है कि हाँ हमें संतुष्ट हो सकते हैं, ठीक है। हमारा संतुष्ट होना जरूरी है, वैसा नीड है, आवश्यकता है। इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स, अब ध्यान दीजिएगा, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स कहने का मतलब, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या है बोल रहे हैं कि जो सेटिस्फेक्शन का बात अगर करें तो वो एक फिजिकल नीड्स तो है, ठीक है, फिजिकल नीड्स है। इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स, यानी कि शारीरिक जरूरत होने के साथ साथ क्या है कि वो एक बौद्धिक आवश्यकता है, यानी कि हमारे दिमाग की आवश्यकता है कि उसको हम पूरा करें। ऑफ वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट सर्टेन पॉइंट और डेड अ स्टॉप, और वो क्या हो जाता है, एक जगह पे जाकर समाप्त हो जाता है, ठीक है। बिफोर इट, ध्यान दीजिएगा, बिफोर इट डिजेनरेट इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉल्यूपिटिनेशन, और man must arrange his physical and cultural circumstance so that they do not hinder him in his service of humanity, on which all his energies should be concentrated। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस पूरे लाइन को हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं महात्मा गांधी कि अगर हम संतुष्ट का बात करें, संतुष्टि होने का बात करें, तो वो हमारा फिजिकल नीड है, साथ में इंटेलेक्चुअल नीड भी है, ठीक है। और अगर हम इसको मीट करना चाहते हैं, इसको पूरा करना चाहते हैं एक सर्टेन पॉइंट तक, ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट तक अगर हम पूरा करना चाहते हैं तो उससे पहले क्या हो जाएगा, बिफोर इट डिजेनरेट, यानी कि उससे पहले क्या करना होगा, हमें अपने फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल जो भी वॉल्यूपिटिनेशन है, जो भी हमारे ख्याली पुलाव ऐसे हो सकते हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल, उसको डिजेनरेट करना पड़ेगा, यानी कि उसको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, खत्म करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा आगे, a man must arrange his physical and cultural circumstance so that they do not hinder him in his service of humanity। और हमें जो भी अपने फिजिकल नीड्स का जरूरत जो है, हमारे फिजिकल एनर्जी का जो भी बात है, वो हमें क्या करना चाहिए, वो सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी में रखना चाहिए, उसमें काम करना चाहिए। ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कंसंट्रेटेड, जिससे कि हमारा सारा एनर्जी जो है, हमारे अंदर का जो भी ऊर्जा है, वो कंसंट्रेटेड रहे, एक जगह व्यवस्थित रहे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे हमारा ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, इसका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ 24 पैराग्राफ तक, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में MCQs जितने भी हो सकते हैं, जो भी बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, वैसे क्वेश्चन हम करेंगे। तो अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही और भी लेक्चर्स आते रहेंगे।